अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के एक बहुत अहम टॉपिक मास और वज़न में फ़र्क जानेंगे और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम न्यूटन के मोशन के तीसरे कानून को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मास और वज़न में क्या फ़र्क है और न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून क्या है, इसको डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं मास और वज़न में फ़र्क को। ये सवाल आमतौर पर इस तरह से पूछा जाता है कि मास और वज़न में फ़र्क बयान करें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मास और वज़न की डेफिनेशन क्या है, इनकी तारीफ़ कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मास क्या होता है? मास किसी जिस्म के अंदर मादा की मिकदार को कहते हैं, उसके अंदर कितना मैटर है। स्टूडेंट्स, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको मास का नाम देते हैं। और जबकि दूसरी तरफ जो वज़न है, ये क्या होता है स्टूडेंट्स? वज़न असल में किसी जिस्म के ऊपर ज़मीन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो होती है। तो हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें, इसकी तारीफ़ करना चाहें तो कैसे करेंगे? पहले हम मास की तारीफ़ करते हैं। तो मास को स्टूडेंट्स हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, किसी जिस्म में मादा की मिकदार को उस जिस्म का मास कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मास की डेफिनेशन है। और इसके मुकाबले में अगर हम वज़न की डेफिनेशन करना चाहें तो वो क्या होगी? हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, ज़मीन के ऊपर किसी जिस्म का वज़न वो फोर्स है, वो फोर्स है जिससे ज़मीन इस जिस्म को अपनी जानिब खींचती है। तो ये स्टूडेंट्स वज़न की डेफिनेशन है कि वज़न क्या चीज़ है? किसी जिस्म पर अमल करने वाली ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कशिश की फोर्स। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कि मास जो है ये कौन सी मिकदार है। तो मास स्टूडेंट्स एक स्केलर मिकदार है। हम यहाँ लिख सकते हैं, ये एक स्केलर मिकदार है। अगर ये स्केलर मिकदार है तो वज़न क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? देखिएगा, वज़न के बारे में हमने देखा कि क्या चीज़ है ये। बेसिकली वज़न वो फोर्स है। वज़न क्या चीज़ है? फोर्स है। अगर वज़न फोर्स है तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है? फोर्स स्टूडेंट्स एक वेक्टर मिकदार होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये एक वेक्टर मिकदार है। और इसके बाद स्टूडेंट्स मास के हवाले से स्टूडेंट्स हम एक और बात क्या लिख सकते हैं, वो ये है कि जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से उसका जो मास है वो तब्दील नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट्स एक सतह समुंदर पर आपके पास कोई जिस्म है, उसका मास है फ़र्ज़ कर लेते हैं 40 किलोग्राम, और अगर आप उसको पहाड़ों पर ले जाते हैं तो क्या उसका मास कम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, उसका मास वही रहेगा। क्योंकि मास क्या चीज़ होती है? मादा की मिकदार है। तो मादा की मिकदार तो उतनी ही रहेगी, चाहे वो सतह समुंदर पर हो या वो पहाड़ों के ऊपर हो। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ एक और पॉइंट लिख सकते हैं मास के हवाले से, और वो ये कि किसी जिस्म का मास एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर तब्दील नहीं होता। ये स्टूडेंट्स ये एक पॉइंट हो गया मास के हवाले से। और वज़न के हवाले से हम इसी तरह का एक मिलता जुलता पॉइंट लिख सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि वज़न जो है स्टूडेंट्स, वज़न को आप अगर आप किसी जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो वज़न जो है उसकी कीमत तब्दील हो सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वज़न जो है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है स्टूडेंट्स? वो हमने पढ़ा था, जी होता है, स्मॉल जी, और उसकी कीमत कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कहाँ होती है? ये होती है सतह समुंदर पर, यानी कि ज़मीन के ऊपर। और अगर आप पहाड़ों पर चले जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं
वैसे वैसे जी की कीमत कम होती चली जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी जिस्म का जो वज़न है वो जगह तब्दील करने से क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखेंगे किसी जिस्म का वज़न एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से तब्दील हो जाता है। कैसे? देखिएगा, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताएं भाई, पहाड़ के ऊपर किसी जिस्म का वज़न ज़्यादा होगा या सतह समुंदर पर, यानी कि समुंदर के लेवल पर उसका वज़न ज़्यादा होगा? तो आपका जवाब ये होगा स्टूडेंट्स कि सतह समुंदर पर उसका वज़न ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़मीन के करीब है, जैसे जैसे आप सतह समुंदर के करीब आते जाएंगे वो जो जी है उसकी जो कीमत है वो बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे आप सतह समुंदर से ऊपर जाते जाएंगे जी की कीमत क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि किसी जिस्म का जो वज़न है वो जगह तब्दील करने से क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम मास और वज़न में और क्या फ़र्क लिख सकते हैं? तो स्टूडेंट्स हम इसमें ये फ़र्क लिख सकते हैं कि अगर आपने मास मालूम करना हो और आपको वज़न मालूम हो तो आप मास कैसे मालूम कर सकते हैं? तो मैं यहाँ एक जुमला लिखता हूँ, किसी जिस्म का मास दर्ज झैल फार्मूला से मालूम किया जा सकता है। वो फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? वो है m बराबर W/g। अगर आपको वज़न पता हो तो आप वो मास निकाल सकते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स किसी जिस्म का जो वज़न है वो कैसे मालूम कर सकते हैं? तो मैं यहाँ जुमला एक लिखता हूँ, किसी जिस्म का वज़न दर्ज झैल फार्मूला से मालूम किया जा सकता है। वो फार्मूला क्या है? वो स्टूडेंट्स है W/mg। असल में ये मेन फार्मूला है W/mg। इसी से मैंने ये फार्मूला बनाया है M/W/g। ये g इधर ज़रब हो रहा है ना m के साथ, आप इसको इधर तकसीम करवा दें तो ये आ जाएगा W/g। तो स्टूडेंट्स अब इसके अलावा मास और वज़न में और क्या फ़र्क हो सकता है? तो मास और वज़न में एक फ़र्क ये भी हो सकता है कि अगर आपने मास की पैमाइश करनी है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि किसी जिस्म का मास बीम बैलेंस की मदद से मालूम किया जा सकता है। मतलब अगर आपने किसी जिस्म का मास मालूम करना हो तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप बीम बैलेंस इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हमने वज़न मालूम करना हो तो वो किससे मालूम करते हैं? तो इसके लिए हम स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि किसी जिस्म का वज़न स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मालूम किया जा सकता है। तो अगर आपने किसी जिस्म का वज़न मालूम करना है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने किसी जिस्म का मास मालूम करना है तो उसके लिए आप बीम बैलेंस इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आखिरी बात जो हम मास और वज़न के हवाले से लिख सकते हैं वो क्या है? वो ये है स्टूडेंट्स कि मास का जो यूनिट है वो क्या है? वो किलोग्राम है। और वज़न का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? तो पहली लाइन में आपने देखा कि वज़न एक फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? बिल्कुल न्यूटन होता है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि मास का यूनिट किलोग्राम, ऐसे ब्रैकेट में केजी लिख दें, है।
और इस तरह से स्टूडेंट्स वजन का यूनिट क्या है? वजन के यूनिट में हम ये लिखेंगे वजन का यूनिट। अब ये याद रहे, ये ऐसे यूनिट की बात हो रही है। वजन का यूनिट न्यूटन, और ब्रैकेट में आप एन लिख दें, है। न्यूटन क्या चीज़ है? न्यूटन असल में फोर्स का यूनिट है। तो ये स्टूडेंट्स था मास और वजन में फ़र्क। अगर आपको फ़र्क आ जाए, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट्स कि मास और वजन में फ़र्क बयान करें, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख दें ऐसे कंपैरिजन के साथ, तो ये स्टूडेंट्स एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए तो फिर आप कैसे हल करेंगे? उसके लिए फिर स्टूडेंट्स ये होता है कि आप कम से कम 3 पॉइंट्स लिख दें। तो अगर आप कम से कम 3 पॉइंट्स लिखेंगे तो आपका जो बिल्कुल वो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अहम टॉपिक था। अब इसके बाद इससे बिल्कुल जो अगला टॉपिक है वो है हमारा न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून। चूंकि हम न्यूटन के मोशन के कवानीन को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून क्या है, इसको समझने से पहले स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। तो एक्शन और रिएक्शन को समझने के लिए आप फर्ज कर लें हमारे पास 2 जिस्म है, एक ए और एक बी। तो स्टूडेंट्स, जिस्म ए जो है वो जिस्म बी पर फोर्स लगाता है। तो जिस्म ए जो जिस्म बी पर फोर्स लगा रहा है इसको हम कहते हैं एक्शन। और उसके रद्द अमल में जिस्म बी भी जिस्म ए पर उतनी ही लेकिन मुखालिफ सिमत में फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं रिएक्शन का। तो स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एक्शन और रिएक्शन में फ़र्क बयान करें, या एक्शन और रिएक्शन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैंने आपके सामने लिख दिया है। वो ये है कि फ़र्ज़ करें एक जिस्म ए किसी दूसरे जिस्म बी पर फोर्स लगाता है, एंड इसी वक्त जिस्म बी रिएक्शन के तौर पर जिस्म ए पर फोर्स लगाता है। यानी कि ए ने फोर्स लगाई बी पर और रिएक्शन में बी ने भी वापस किस पर फोर्स लगाई? ए पर। तो अब वो फोर्स जो जिस्म ए ने जिस्म बी पर लगाई एक्शन कहलाती है, और रिएक्शन क्या होगा? जिस्म बी की जिस्म ए पर अमल करने वाली फोर्स रिएक्शन कहलाती है। तो ये स्टूडेंट्स एक्शन और रिएक्शन में फ़र्क है, ये आपने याद रखना है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक मिसाल के तौर पर आप दीवार पर एक बॉल मारते हैं, तो स्टूडेंट्स दीवार पर बॉल का लगना क्या है? ये एक्शन है। और रिएक्शन में दीवार क्या करेगी? उस बॉल को वापस फेंकेगी। तो ये क्या था? ये दीवार का रिएक्शन था। तो हम यहाँ स्टूडेंट्स न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून यूं बयान कर सकते हैं कि हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में उस एक्शन के मुसावी लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। तो ये डेफिनेशन हम यहाँ लिख देते हैं कि हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है। अब वो जो रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? वो मिकदार में मुसावी होता है। किसके? एक्शन के। यहाँ मैं लिख देता हूँ जो के मिकदार में एक्शन के मुसावी यानी बराबर होता है, एक्शन के मुसावी होता है, और सिमत में इसके मुखालिफ होता है, और सिमत में इसके मुखालिफ होता है। तो ये स्टूडेंट्स न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून है कि हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है जो कि मिकदार में एक्शन के मुसावी होता है और सिमत में इसके मुखालिफ होता है। और स्टूडेंट्स, अब एक बड़ी अहम बात जो आपने एक्शन और रिएक्शन के हवाले से याद रखनी है, वो बात क्या है? बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो स्टूडेंट्स ये है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो मुखालिफ यानी कि दो मुख्तलिफ इज्साम पर अमल करते हैं, एक जिस्म पर अमल नहीं करते। ये बात मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दी कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो मुख्तलिफ
इजसाम पर अमल करते हैं। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक जिस्म पर नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप चल रहे हैं, तो स्टूडेंट जब आप चलते हैं तो आप क्या काम करते हैं? चलने के दौरान आप अपने पाँव से ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो आपका ज़मीन को पीछे धकेलना क्या है? ये एक्शन है। और रिएक्शन में स्टूडेंट ज़मीन क्या करती है? आपको आगे की तरफ धकेलती है। तो आप देख सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन दो मुख्तलिफ इजसाम पर है। ज़मीन पर एक्शन हो रहा है और आप पर ज़मीन का क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। और इस तरह से स्टूडेंट्स एक और मिसाल देखें ज़रा। मेज़ पर एक किताब पड़ी हुई है, तो मेज़ पर पड़ी हुई किताब का जो वज़न है वो नीचे की जानिब अमल कर रहा है, ठीक है। और मेज़ का जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो रिएक्शन का उसका जो कंपोनेंट है वो किधर अमल कर रहा है स्टूडेंट्स? वो ऊपर की तरफ अमल कर रहा है। तो ये क्या है? मेज़ पर जो वज़न है स्टूडेंट्स किताब का वो क्या है? वो एक्शन है। और दूसरा उसका जो मेज़ है उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है? आर है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और मिसाल भी हम देख सकते हैं। दूसरी मिसाल क्या है इसकी? वो ये है स्टूडेंट्स कि आप देखें एक बैलून है, बैलून के अंदर आप हवा भरते हैं और जब आप उस बैलून को यानी कि उस गुब्बारे को आज़ाद करते हैं, तो जैसे ही आप उसको आज़ाद करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स गुब्बारा एक तरफ जा रहा है और उसमें से हवा दूसरी तरफ निकल रही है। अब गुब्बारे का हवा के ऊपर एक्शन हो रहा है, ठीक है, और रिएक्शन में हवा बाहर की तरफ जो निकल रही है उसकी वजह से जो गुब्बारा है वो मुखालिफ सिमत में जा रहा है। तो स्टूडेंट्स गुब्बारे का हवा पर एक्शन है और रिएक्शन जो है वो हवा का है, किस पर? गुब्बारे पर, जिसकी वजह से वो जो गुब्बारा है वो मुखालिफ सिमत में जा रहा है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने रॉकेट्स को देखा होगा। रॉकेट्स जो होते हैं उनकी भी जो मोशन है वो इसी असूल के तहत होती है। उसमें क्या होता है? रॉकेट्स के अंदर जो फ्यूल जब जलता है तो वो उसका जो ज़ीरी हिस्सा होता है, जो निचला हिस्सा होता है स्टूडेंट्स, उससे जो गैसेस हैं वो एक स्पीड के साथ, बहुत हाई स्पीड के साथ निकलती हैं। और गैसेस का निकलना क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक्शन होता है। और रिएक्शन में जो रॉकेट है वो मुखालिफ सिमत में हरकत करना शुरू कर देता है। तो रॉकेट जो है वो न्यूटन के मोशन के तीसरे कानून के तहत काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी मिसाल मैं यहाँ एक लिख देता हूँ, न्यूटन के मोशन के तीसरे कानून की। मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दी, तो एक मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ। वो क्या है? यहाँ मैं हेडिंग देता हूँ मिसाल। मिसाल इसमें हम क्या दे सकते हैं कि मेज़ पर पड़ी हुई किताब का वज़न नीचे की जानिब अमल करता है। ये क्या चीज़ है? ये किताब का एक्शन है, ये एक्शन है। और रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? मेज़ का किताब के ऊपर जो रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन उसका होता है। तो मेज़ का रिएक्शन किताब पर ऊपर की जानिब अमल कर रहा है। ये स्टूडेंट्स एक मिसाल मैंने आपको दे दी। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि रॉकेट्स भी न्यूटन के मोशन के तीसरे कानून के तहत हरकत करते हैं। तो ये भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मास और वज़न में बड़ी डिटेल से फ़र्क जाना कि मास और वज़न में क्या फ़र्क होता है, और इसके अलावा हमने मुख्तलिफ़ मिसालों की मदद से न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून समझा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।